हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास राजनीतिक सिद्धांत का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है सामाजिक न्याय। इस चैप्टर को मैं बताती जाऊंगी और साथ साथ में समझाती जाऊंगी कि मैं कहाँ पर पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं साथ में रीडिंग भी करूँगी और समझाऊंगी भी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको मार्क करके बता दूंगी कि मैं यहाँ से यहाँ तक समझा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले यही समझना है कि सामाजिक न्याय है क्या, न्याय क्या है। सबसे पहले तो देखो, जैसे कि हमें प्यार की डेफिनेशन देना मुश्किल होता है, पर हम सबको पता होता है ना कि प्यार क्या है। जानवर हैं, ठीक है, वो तक भी जानते हैं कि प्यार क्या है, जबकि उनकी तो कोई ऐसी लैंग्वेज भी नहीं होती जो हमें समझ में आए या हमें उनकी लैंग्वेज समझ में आए, लेकिन फिर भी हम इस फीलिंग को समझ जाते हैं। वैसे ही न्याय भी है। इसे देखना तो बहुत मुश्किल है, पर हम इसको महसूस कर सकते हैं कि न्याय है क्या, और हमारे साथ न्याय हो रहा है या नहीं हो रहा वो भी हमें फील हो जाता है। अगर देखा जाए तो न्याय की बात बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी से मतलब है कि ये धर्म ग्रंथों में भी लिखी हुई है, क्योंकि धर्म ग्रंथ तो बहुत पुराने होते हैं। मतलब जब से धर्म बना है, न्याय की बात भी तब से ही होती चली आ रही है और उससे पहले भी होगी ही। न्याय को हर एक धर्म ग्रंथ में बताया गया है। पुराने टाइम के जो दार्शनिक थे, जैसे कि सुकरात, प्लेटो, ये सब भी न्याय की बात इन सब ने भी की है। जैसे कि सुकरात ने बताया था कि अगर कोई भी अन्याय हो जाएगा, हर कोई अन्याय हो जाएगा, तो कोई भी खुश नहीं रह सकता समाज में। देखो, अब मान लीजिए समाज में जैसे 3 लोग रहते हैं, तीनों ही अन्यायी हो जाएं। अन्याय मतलब दूसरे के साथ न्याय नहीं कर रहे, तीनों एक दूसरे की प्रॉपर्टी छीन रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो क्या तीनों में से कोई भी खुश रह पाएगा? नहीं। वैसे ही समाज में अगर हज़ारों लोग होंगे, कितने भी लोग होंगे, अगर सभी अन्यायी हो जाएंगे तो ना तो कोई सुरक्षित रह पाएगा और ना ही कोई खुश रह पाएगा। तो अच्छा यही है कि सबके साथ न्याय हो, इसलिए हम न्याय देने की बात करते हैं। न्याय देने की बात एक्चुअल में हम जो करते हैं वो अपने लिए ही करते हैं, क्योंकि जब तक हम दूसरे को न्याय नहीं देंगे, हमारे खुद के साथ न्याय कैसे हो जाएगा। आज न्याय जानने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक मनुष्य होने के नाते हमें क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी चीज़ पर हमारा अधिकार है, क्योंकि तभी तो न्याय हो पाएगा कि एक मनुष्य होने के नाते एक मनुष्य को क्या क्या चाहिए। जैसे कि एक मनुष्य होने के नाते कोई तो राजा बना बैठा है, और एक ही मनुष्य होने के नाते किसी को गुलाम बनाया हुआ है। ना उसको तनख्वाह दी जाती है, ना उससे कुछ पूछा जाता है, बस बेचारे को गुलाम बना दिया जाता है, जबकि वो भी तो एक इंसान ही है। ऐसा पहले टाइम में बहुत होता था और अभी भी ये सब होता है, लेकिन अभी ऐसा करते हैं कि अभी ये सब कानून से अलग इलीगल कामों में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो एक मतलब आज के टाइम में न्याय जानने के लिए ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि एक मनुष्य होने के नाते हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, किस किस चीज़ पर, किन किन बातों पर, किस किस पर हमारा अधिकार है। तो सामाजिक न्याय की व्याख्या करने के लिए, ठीक है, सामाजिक न्याय की स्थापना के 3 सिद्धांत हैं। वो तीनों सिद्धांत मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें से पहला सिद्धांत है समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। इसका मतलब क्या है कि समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, कि जितने भी लोग हैं उन सबको समान समझा जाए, लेकिन किस तरीके से समान समझा जाए। अब आप बताइए, एक झाड़ू लगाने वाला है, ठीक है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है, क्या दोनों को समान हक दिए जा सकते हैं? नहीं ना। क्या दोनों को समान समझा जा सकता है? नहीं ना। तो किस तरीके से समान समझा जाए, यही हम इसमें बात करेंगे, क्योंकि समान समझने का मतलब है कि मनुष्य होने के नाते समान समझा जाए। एक मनुष्य होने के नाते, एक इंसान होने के नाते बहुत सारे अधिकार ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं, चाहे वो किसी भी ऊंचे पद पर हो या किसी भी छोटे से छोटे पद पर हो, लेकिन अगर वो मनुष्य है तो दोनों को समान समझा जाएगा। लेकिन बहुत सारी शर्तों में समान नहीं समझा जाता, जैसे कि एक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को दी जाने वाली जो सुविधाएं होंगी वो अलग होंगी और एक आम आदमी को दी जाने वाली सुविधाएं अलग होंगी। तो समान लोगों के प्रति समान बर्ताव का क्या मतलब है? इसका मतलब है, ये आज के समय की एक आम बात है, क्योंकि सभी इंसान हैं तो सभी को समान बर्ताव चाहिए। जैसे कि जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति इकट्ठा करने का अधिकार, जैसे, ठीक है, ये सारे नागरिक अधिकार हैं। ज़्यादातर नागरिकों को ये सभी देशों में दिए जाते हैं। ये 3 अधिकार ऐसे हैं जो मनुष्य होने के नाते
चाहे वो किसी भी वर्ग का, जाति का, नस्ल का, लिंग का, किसी का भी हो, सबको दिए जाते हैं। और बाकी के जितने भी अधिकार हैं वो सब इन्हीं अधिकारों से निकल कर आते हैं। ये 3 अधिकार आपको याद रखने हैं। पहला तो जीवन जीने का अधिकार, हमारा जीवन कोई छीन नहीं सकता हमसे, मतलब कोई मारपीट नहीं कर सकता। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, किसी की स्वतंत्रता पर ऐसे रोक नहीं लगाई जा सकती कि किसी को कहीं आने जाने से रोका जाए या फिर कहीं पे बिना किसी वजह के बंद कर दिया जाए जेल वगैरह में। और संपत्ति इकट्ठा करने का अधिकार, अगर कोई मेहनत से अपनी दिमाग लगा के मेहनत से संपत्ति इकट्ठा कर रहा है तो उसको कोई छीन नहीं सकता, उसको वो रखने का अधिकार है। ये 3 अधिकार हैं जिन्हें हम नागरिक अधिकार भी कहते हैं, ठीक है। और यहीं से हमें पता चलता है, जब ये 3 अधिकार मिल जाते हैं, कि किसी भी वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को उसके काम और क्रियाकलाप के द्वारा जांचा जाना चाहिए, ना कि उसकी जाति और धर्म या फिर नस्ल के हिसाब से जांचा जाना चाहिए। कि किसी की जाति ऊंची है तो उसको अच्छा समझा जाएगा, किसी की जाति नीचे है तो उसको अच्छा समझा नहीं जाएगा, उसके टैलेंट को कम आंका जाएगा, नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये कानून हमें यही बताता है कि समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, कि किसी भी हिसाब से अगर हम किसी को जांच रहे हैं तो उसके काम के हिसाब से, उसके क्रियाकलाप के हिसाब से जांचा जाएगा, ना कि उसके धर्म या फिर लिंग के आधार पर। इसके बाद दूसरा आता है समानुपातिक न्याय, ठीक है। सामाजिक न्याय की स्थापना के जो 3 सिद्धांत हैं उसमें दूसरा सिद्धांत है समानुपातिक न्याय। यहाँ पे कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसे हम न्याय की जगह अन्याय कहेंगे। जैसे कि अब समानुपातिक न्याय का मतलब क्या है, कि सबको समान न्याय मिलना चाहिए। अब बताइए, समान न्याय क्या ऐसे दिया जा सकता है? मान लीजिए कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, सब एग्जाम में बैठे हुए हैं, एक बच्चा बड़ी मेहनत करके आया पूरे साल और एक बच्चा फुल मस्ती काट के आया है, ठीक है। एक बच्चे ने सब कुछ लिखा है पेपर में और एक ने कुछ नहीं लिखा। अब हम कहते हैं हम तो भाई समानुपातिक न्याय की बात करते हैं, सबको समान न्याय होना चाहिए, सबको पासिंग मार्क्स दे दो, सबको 40-40 नंबर दे दो। तो क्या बताइए आप खुद, ये न्याय होगा? कुछ लोगों के साथ ये अन्याय हो जाएगा। तो समानुपातिक न्याय से हमारा क्या मतलब है? समानुपातिक न्याय से ये मतलब है कि किसी के काम के लिए उसकी वांछित मेहनत, उसका कौशल मतलब टैलेंट, उसके संभावित खतरे, कि उसने कितने खतरे मोल लिए हैं, इन सारे कारकों को देखते हुए अलग अलग काम के लिए अलग अलग पारिश्रमिक देना ही न्याय है। ये नहीं कि कोई बंदा बेचारा बिजली के तारों पे चढ़ के, खंभों पे चढ़ के बिजली के तार ठीक कर रहा है, उसका काम कितना ज़्यादा रिस्की है, ठीक है। और एक बंदा है सिर्फ टेबल पे पोंछा लगाता है, उसका काम इतना रिस्की नहीं है। क्या दोनों को बराबर फीस दी जा सकती है? एक बंदा है जो पढ़ लिख कर पूरी मेहनत करके डॉक्टर बना है, और एक बंदा है जिसने कुछ नहीं किया, ठीक है, और वो सिर्फ सिंपली कोई छोटा मोटा काम करता है। क्या दोनों को बराबर पैसे दिए जा सकते हैं? दोनों का टैलेंट बराबर आंका जा सकता है? नहीं। तो यहाँ पे समानुपातिक न्याय से जो मतलब है वो ये है कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग पारिश्रमिक देना ही न्याय होगा। मतलब जो पारिश्रमिक है वो मेहनत, कौशल और संभावित खतरे के हिसाब से दिया जाना चाहिए, तभी न्याय होगा, तभी समाज में संतुलन बिठेगा। इसे ही हम समानुपातिक न्याय कहते हैं। अब इसके तीसरे सिद्धांत पर हम आते हैं। इसका तीसरा सिद्धांत है विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल। इसका क्या मतलब है? तो देखिए, पारिश्रमिक या कर्तव्यों को बांटते समय लोगों की विशेष ज़रूरतों का ख्याल रखना, जैसे कि विकलांगता वाले लोगों को कुछ खास मामलों में असमान और विशेष सहायता के योग्य समझा जाता है, तो कुछ लोगों का विशेष ख्याल रखना है, तो इसमें है विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल। अब मान लीजिए एक है, उसके हाथ पैर सलामत हैं, आंखें भी हैं, हाथ पैर भी हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं, उसको प्रकृति ने ऐसा ही बनाया है। अब दूसरे के साथ प्रकृति ने ही थोड़ा सा मतलब अन्याय कर दिया है। जैसे मान लीजिए कोई अंधा है, बहरा है, गूंगा है, ठीक है, शारीरिक विकलांग है। अब आप मान लीजिए उसको जब प्रकृति ने ही थोड़ा सा मतलब कम कर दिया है, तो अब मान लीजिए एक बिना पैर वाले व्यक्ति को और एक पैर वाले व्यक्ति को, दोनों को एक समान रेस में अगर हम दौड़ाएंगे तो क्या दोनों एक समान रेस में दौड़ पाएंगे? नहीं दौड़ पाएंगे। तो हमें दूसरे वाले को या तो नकली पैर देने पड़ेंगे, मतलब उसको कुछ ना कुछ सुविधाएं देनी पड़ेंगी कि वो दूसरे के बराबर आ जाए, और जब वो बराबर आ जाए तब हम दोनों की रेस करवा सकते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही
कुछ लोगों के लिए विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल रखना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि विकलांगता वाले लोगों को कुछ खास चीज़ें दी जाती हैं, कुछ खास कानून बनाए गए हैं उनके लिए। जैसे हमारे देश में आमतौर पर देखा जाता है कि अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और ऐसी अन्य सुविधाएं तक पहुंच का जो अभाव है वो जाति के आधार पर बहुत ही ज़्यादा उसमें भेदभाव होता है और होता आया है। इससे क्या हुआ है, इससे हमारी जो अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं, उनके लोग नौकरियों में और पढ़ाई लिखाई में थोड़े पिछड़ के रह गए हैं। तो इस वजह से सरकार ने उनको आरक्षण दे दिया ताकि वो आगे आएँ, और जब तक वो बराबर नहीं हो जाते आरक्षण चलता रहेगा। तो ऐसे ही कुछ विशेष ज़रूरतों का ख्याल रखना पड़ता है न्याय करने के लिए, तो इसको भी हम न्याय ही कहेंगे। ठीक है, आपके ये तीनों सिद्धांत कंप्लीट हो चुके। इसके बाद हम आते हैं न्यायपूर्ण बंटवारा। इसका क्या मतलब है, तो देखिए, किसी भी देश के अंदर सामाजिक न्याय के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कानून और नीतियों का बंटवारा बिल्कुल समान हो, बल्कि जीवन और स्थितियों और अवसरों के मामले में भी कुछ बुनियादी समानता का उपभोग करें। सबको समान अवसर मिलने चाहिए, सबको अपना टैलेंट दिखाने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। ये नहीं कि किसी को मौका दिया जा रहा है और किसी को तो मौका ही नहीं दिया जा रहा कि वो कुछ करके दिखा सके। तो सबके लिए कानून बराबर होने चाहिए, उदाहरण के लिए। लेकिन फिर भी यहाँ कुछ कानून ऐसे हैं जो सबके लिए बराबर नहीं हैं, बल्कि कुछ लोगों को बराबर करने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि उन लोगों को पिछले टाइम में बहुत ही ज़्यादा पीछे कर दिया गया है। उदाहरण के लिए हमारे देश में छुआछूत प्रथा थी, उसका बहुत ही उन्मूलन हुआ है। मतलब इस प्रथा को बिल्कुल लगभग ख़त्म ही कर दिया गया है। पहले छुआछूत प्रथा बहुत ज़्यादा थी, ऊंच नीच बहुत ज़्यादा थी जातियों के अकॉर्डिंग, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। जैसे कि निचली जाति, जिन लोगों को निचली जाति का कहा जाता है, उनको मंदिरों में प्रवेश करना मना था, उनको पानी लेने की भी बड़ी दिक्कत थी, पानी भी नहीं देते थे लोग उन्हें, कहीं और से जाके लोग उनको नौकरी भी नहीं करने देते थे, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड बंदा क्यों ना हो, लेकिन वो नीची जाति का है तो उसको छोटा मोटा काम करना पड़ेगा। इस तरीके के कानून थे जिसकी वजह से वो पिछड़ के रह गए हैं। तो इस वजह से सरकार ने उनको न्याय करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए बहुत सारे कानून बना दिए हैं जिससे वो बराबर हो सकें। क्योंकि अगर किसी एक वर्ग के साथ, चाहे वो जाति हो, वर्ग हो, धर्म हो, कोई भी हो, लगातार अगर हम उसको पीड़ित करते रहते हैं, अगर हम उसको नुकसान पहुंचाते रहते हैं, पीछे धकेलते रहते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि हिंसा भड़कने की आशंका रहती है, हिंसा भड़क जाती है, क्योंकि लोग एक टाइम तक बर्दाश्त कर पाते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो कुछ कानून बनाती है ऐसे जिससे सब लोग बराबर हो सकें। इसको हम कहेंगे न्यायपूर्ण बंटवारा। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है रोल्स का न्याय सिद्धांत। रोल्स का न्याय सिद्धांत क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। इस सिद्धांत को अज्ञानता के आवरण के नाम से भी जाना जाता है। अज्ञानता मतलब हमें कुछ नहीं पता, एक ऐसा आवरण हमारे आसपास, एक ऐसा पर्यावरण है, ठीक है, एक ऐसा आवरण से हम घिरे हुए हैं, हमें कुछ नहीं पता कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, हम अज्ञान है सारी चीज़ों के बारे में। इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, तो रोल्स कहते हैं कि अगर हमें कहा जाए कि समाज किस तरह का होना चाहिए, तो हम कैसा समाज कहेंगे, हम बिल्कुल सुविधा संपन्न समाज कहेंगे। मतलब जिसमें हर तरीके की सुविधा हो, सारे लोग एक समान हों, सबको बराबरी का हक दिया जाए, कोई किसी का नुकसान ना पहुंचाए, ऐसे ऐसे हम सोचने लगेंगे ना। अगर हमसे कोई कहे, मतलब बिल्कुल सुविधाओं वाला समाज हम कहेंगे, हर सुविधा से संपन्न। तो रोल्स यही कहते हैं कि हम खुद को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहाँ सब सुविधा संपन्न है। हमें नहीं पता उस समाज में हमारी स्थिति क्या है, हम ऊंची जाति से हैं, नीची जाति से हैं, कौन से लिंग से हैं, कौन से धर्म से हैं, हमें नहीं मालूम। हमें ऐसे सोच के रहना है। जब हम ऐसे सोच के रहेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाएंगे। जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ें तो सिर्फ इसीलिए नहीं करते, ये सोच के अरे यार मैं तो गरीब हूँ, मैं ये वाला कोर्स नहीं कर सकता, या मैं तो लड़की हूँ, मैं ये वाला कोर्स नहीं कर सकती, मैं ये नहीं बन सकती, या मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं लड़का हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हम इसी वजह से पहले ही ख़त्म कर देते हैं, अपने अंदर का टैलेंट पहले से ही ख़त्म कर देते हैं और पहले से ही हार मान के बैठ जाते हैं। तो रोल्स कहते हैं कि हम अज्ञानता के आवरण में जीते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम क्या हैं, क्या नहीं है और हमारी स्थिति कैसी होगी। तो इस स्थिति की विशेषता ये होगी कि इसमें लोगों को सामान्य रूप से विवेकशील मनुष्य बने रहने की उम्मीद बनती है। जब वो भूल जाएंगे कि वो क्या है, तो उनको एक उम्मीद तो रहेगी कम से कम कि मैं आगे चल के ये कर सकता हूँ या ये बन सकता हूँ,
और उसको ये भी रहेगा कि कोई मुझे रोकेगा टोकेगा नहीं, मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ वगैरह। लेकिन ये कुछ अजीब सा नहीं लगता? अज्ञानता के आवरण में रहना मुश्किल नहीं है? मतलब ये सब कुछ पता होते हुए भी कि हमारे समाज में कितनी ज़्यादा खामियां हैं, कितना ज़्यादा बेकार है हमारा समाज देखा जाए तो, उसके बाद भी अज्ञानता के आवरण में रहना। लेकिन अच्छा ऑप्शन है उन्होंने सुझाया है, बट इतना भी अच्छा नहीं है। बस ये है कि अज्ञानता के आवरण में रहने से हमें अपने लिए सोचने, अपने हित में सोचने के लिए और अच्छा चुनने की अपेक्षा रहती है। तो ये है रोल्स का न्याय सिद्धांत, ठीक है। इसके बाद आपका ये आता है मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप। तो मुक्त बाजार के बारे में इसमें बताया गया है, ये कोई खास टॉपिक वैसे है नहीं, फिर भी मैं इसमें से बता देती हूँ। मुक्त बाजार मतलब जहाँ पे हर किसी को कंपटीशन करने की खुली छूट है। मतलब कोई भी अपना टैलेंट दिखा के कोई भी प्रोडक्ट बना सकता है, बेच सकता है और ख़रीद भी सकता है। जैसे आप बाज़ार में जाते हैं तो आपकी मर्ज़ी है आप कौन सी कंपनी के चावल ख़रीदते हैं या कौन सी प्याज ख़रीदते हैं या किससे ख़रीदते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। इसके लिए राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो हमारे ऊपर शासक बैठा हुआ होगा वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। वो हमें नहीं कहेगा कि इस कंपनी का सामान आपको ख़रीदना है, इस कंपनी का नहीं ख़रीदना है। हमारी मर्ज़ी है, हम किसी भी कंपनी का ख़रीदें, हमारी मर्ज़ी है। ऐसे ही बेचने वाले की भी मर्ज़ी है वो क्या प्रोडक्ट बना रहा है। लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ों में लगाम लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो अपना टैलेंट दिखाते हैं, वो ज़्यादातर किस लिए करते हैं? सेवा भाव से करते हैं? नहीं, उनके अंदर सेवा भाव की थोड़ी सी कमी है। वो करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, और प्रॉफिट कमाने के चक्कर में लोग क्या कर रहे हैं? मिलावट कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, चीज़ों को टेस्टी बनाने के लिए नहीं देख रहे कि वो शरीर में क्या करेंगी जाके, क्या नहीं करेंगी, बस उनको प्रॉफिट कमाना है। इसी वजह से मुक्त बाज़ार में राज्य हस्तक्षेप करता है, कुछ कानून बनाता है, कुछ नियम बनाता है। मान लीजिए सारे साबुन बनाने वाले अगर एका कर लें सब कि हम तो साबुन 100 रुपये से कम में नहीं बेचेंगे, तो आप साबुन खरीदने कहाँ जाएंगे? किसी के भी पास जाएंगे 100 रुपये की ही मिलेगी। क्या वो प्रोडक्ट 100 रुपये में ख़रीदने लायक है? तो फिर राज्य को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि इतने रुपए का ही आपको बेचना है, इससे ज़्यादा का नहीं बेच सकते। तो ये है मुक्त बाज़ार बनाम राज्य का हस्तक्षेप, ठीक है, कि कुछ शर्तों में राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ता है और कुछ शर्तों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ कंपनियों को अगर राज्य ये कह के बंद कर दे कि हमारी मर्ज़ी, हम आपको बंद कर रहे हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना रही हो, या फिर राज्य हमारे साथ हस्तक्षेप करने लग जाए, अपने वहाँ रहने वाले लोगों के साथ हस्तक्षेप करने लग जाइए कि मैं जिस कंपनी का सामान कहूँगा उसी कंपनी का आपको ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है, जो हमारा शासक है वो कहने लग जाए, चाहे वो लोकतांत्रिक देश हो या राजतंत्र वाला देश हो, तो कैसा लगेगा? तो बस मुक्त बाज़ार और राज्य के हस्तक्षेप के बारे में यही है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी और चैप्टर के बारे में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।